भाभी, खाने में क्या बनाऊं? घर की सफाई पूरी हो गई है। आप जो बोलो खाने में चढ़ा दूं। आज मुझे घर जल्दी जाना है। राधा ने घर की बहू स्नेहा से पूछा और फ्रिज खोलकर सब्जी निकालने लगी। राधा, ऐसा कर, आज दाल चावल और आलू की सब्जी बना ले, साथ में पनीर की ग्रेवी वाली सब्जी। ठीक है भाभी। भाभी, खिचड़ी भी डाल दूं? कल डॉक्टर ने बाबूजी से खिचड़ी खाने के लिए कहा था ना, और अम्मा ने भी कहा था बाबूजी के लिए जाते जाते खिचड़ी बनाती जाऊं। राधा ने पूछा तो स्नेहा ने बड़े अनमने ढंग से कहा, अरे नहीं, कोई जरूरत नहीं। कल रात की खिचड़ी आज फेंकनी पड़ी, और बाबूजी अब बिल्कुल ठीक हैं, वो दाल चावल खा लेंगे। बेकार में सामान का नुकसान क्यों करना। कहते हुए स्नेहा चली घर के ऊपरी मंजिल पर। घर 2 मंजिल का था। घर के नीचे के हिस्से में रसोई और बैठक थी, और घर के मालिक अनिरुद्ध जी और रमा जी वहां रहते थे। उनके बेटे बहू और पोते का कमरा ऊपरी मंजिल पर था। घर अनिरुद्ध जी ने बनवाया था। साड़ियों के व्यापारी अनिरुद्ध जी के घर में पैसे रुपए की कोई कमी नहीं थी। अनिरुद्ध जी ने व्यापार को बहुत ऊंचाइयां दी। अब साथ में बेटे के साथ शहर के सबसे बड़े व्यापारियों में शामिल हो गए। दोपहर के समय पति और बेटे के आने का समय हुआ। रमा जी रसोई में गई तो देखने लगी क्या क्या तैयार हुआ है। राधा, क्या क्या बनाया? अम्मा, दाल चावल, आलू की सूखी सब्जी और पनीर की ग्रेवी वाली सब्जी, बस सब तैयार है। खीरे का रायता बना रही हूँ। और बाबूजी के लिए मूंग दाल वाली खिचड़ी, वो तैयार है ना? सब आते ही होंगे। उनका सवाल सुन के राधा चुप हो गई। वो अम्मा, भाभी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा जो खाना बन रहा है वो बाबूजी भी खा लेंगे। कहते हुए राधा सर झुकाकर खड़ी हो गई। ऐसा कर, तू खिचड़ी चढ़ा दे, बाबूजी खिचड़ी ही खाएंगे। कहते हुए रमा बाहर चली गई। रमा जी गुस्से से बिफर पड़ी। हॉल में आई और स्नेहा को आवाज लगाई, हाँ माँ, क्या हुआ? अभी तो बाबूजी और रमेश आए नहीं। फिर आपने क्यों बुलाया? राधा को तुमने खिचड़ी बनाने से मना किया स्नेहा? दो टुक का सवाल सुन के स्नेहा घबरा गई। हाँ माँ, कहते हुए उसके पसीने छूट गए। रमा जी ज्यादा नहीं बोलती, न सास बनकर बहुत टोक टाक करती हैं। लेकिन स्नेहा जानती थी कि इस घर में उनका रुतबा सबसे बड़ा था, इसलिए बार बार वो कोशिश करती उनके आभा मंडल को तोड़ने की, उनके सत्ता को चुनौती देने की, लेकिन हर बार असफल हो जाती। आज फिर वही काम किया था स्नेहा ने। स्नेहा चाहती थी कि घर पर उसका राज चले। वो माँ, मैंने सोचा बाबूजी की तबीयत ठीक है इसलिए। स्नेहा, मैं तुम्हें ज्यादा नहीं रोकती टोकती, लेकिन एक बात बता दूं, अभी भी ये गृहस्थी मेरी है, और वो रसोई भी। मैंने हमेशा तुम लोगों को छूट दी है। तुम लोग अपनी जिंदगी में जैसे मन हो जियो, लेकिन ये हक कभी नहीं दिया कि तुम हम दोनों पति पत्नी के जीवन का रहन सहन का फैसला करो। ये घर और गृहस्थी मेरी है, और जो जमी जमाई रसोई तुम देख रही हो, उसको जमाने में मेरी जिंदगी के 40 साल लगे हैं। ऊपर की मंजिल पर एक रसोई घर है। आज से तुम अपनी रसोई वहीं जमा लो, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। और उस रसोई की मालकिन बनकर खुद के लिए फैसले लेना। लगातार गुस्से में बोलते हुए रमा जी कांपने लगी। तभी अनिरुद्ध जी बेटे के साथ आ गए। भाई, क्या हुआ? इतना सन्नाटा क्यों है? खाना तैयार हो तो डाइनिंग टेबल पर लगाओ, हम आते हैं। और सुनो, खिचड़ी के साथ थोड़ी चटनी भी बनवा लेना। इतना खाने की इजाजत तो है ना? हाँ हाँ, बैठिए ना, बस सब तैयार है। कहते हुए रसोई में गई और जल्दी से मिर्च और लहसुन की चटनी बनाने लगी। सभी ने खाना खत्म किया। कुछ देर बाद अनिरुद्ध जी बेटे रमेश के साथ दुकान पर चले गए। रमा जी ने स्नेहा को बुलाया और बोली, स्नेहा, क्या सोचा है? आज शाम तक अपना रसोई जमा लो। मैंने अनिरुद्ध जी और रमेश के सामने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। जैसा तुम चाहो वैसा करो। स्नेहा डरी हुई थी। अब तो उसकी हालत खराब थी। उसने कल्पना भी नहीं की थी कि उसकी छोटी सी धृष्टता ऐसे गले में पड़ जाएगी और सासू माँ इतना कठोर बन जाएंगी। रमेश माँ के लिए कोई तकलीफ, उनकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता था। तुरंत सासू माँ के कदमों में गिर गई। माँ, मुझे माफ कर दीजिए, गलती हो गई, अब ऐसी गलती नहीं होगी।
आपका बड़प्पन है कि आपने रमेश और बाबूजी के सामने कुछ नहीं कहा। ये कहते हुए हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। रमा जी ने बहू के हाथ को पकड़ लिया, अपने पास बैठा लिया और बोल पड़ी, बहू, मैं चाहती हूँ तुम इस घर की जिम्मेदारियों को संभालो। तुम जब ब्याह कर आई थी तब से मैंने कभी अपने विचार तुम पर नहीं थोपे। मैं चाहती हूँ तुम जिम्मेदारियों को निभाओ, लेकिन सभी की भावनाओं का ख्याल रखकर, किसी का मन ना दुखाओ। राधा जब भी पूछती खाने में क्या बनेगा, तो मैं उसे तुम्हारे पास भेजती हूँ। मैं चाहती तो खुद ही सब बताती। किसी गृहस्थी को बनाने में वर्षों लग जाते हैं। पति पत्नी, अपनी मेहनत, उनके अपने अनगिनत सपने, जिन्हें वो गृहस्थी की नींव में झोंक देते हैं। अपना धैर्य, जाने क्या क्या। उस गृहस्थी में सभी की भावनाओं का ख्याल रखना होता है, बड़ा या छोटा, सभी को यथोचित सम्मान मिलना चाहिए। तब एक गृहस्थी सुंदर बनती है। कहते हुए रमा जी की आंखों से निर्झर नीर बहने लगा। स्नेहा ने उनके आंसू अपने हाथ से पोंछे और बोली, माँ, मैं समझ गई। गृहस्थी को किसी से लेना या मांगना नहीं होता। वो एक भाव है, जिसे जीना होता है, जिसे समझना होता है। एक एक दिन का जोड़कर गृहस्थी बनती है। मैं तो आज तक जिम्मेदारियों और अधिकार को आपसे छीनना चाहती थी। अब नहीं, मैं एक एक करके अपनी गृहस्थी की ईंट रखूंगी, आपकी तरह। कहते हुए उनके गले से लग गई स्नेहा, और रमा जी ने उसे सीने से लगा लिया। वो समझ रही थी कि सुबह का भूला बच्चा शाम को घर वापस आया है, तो एक माफी तो बनती है। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और जरूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमें ऐसी ही और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। इसलिए अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे कल फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।